नमस्कार। आज के वीडियो में बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत। आप लोग राजनीतिक सिद्धांत पुस्तक पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के इन तीनों अंगों के बीच में परस्पर किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, यह समस्या बहुत ही अधिक विवादास्पद रही है और इस संबंध में बहुत सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। उन्हीं में से अगर आपने नाम सुना है तो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत भी प्रमुख माना जाता है। यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि निरंकुश शक्तियों के मिल जाने से व्यक्ति भ्रष्ट हो जाते हैं और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगते हैं। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का जो तात्पर्य है वो यही है कि व्यवस्थापन, शासन और न्याय से संबंधित शक्तियाँ अलग अलग रहें। उनसे संबंधित विभाग जो हैं वो अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हों और कोई भी विभाग किसी दूसरे विभाग में हस्तक्षेप नहीं करे। मॉन्टेस्क्यू के अनुसार प्रत्येक सरकार में 3 शक्तियां होती हैं: व्यवस्थापन, शासन और न्याय की। यदि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एक ही हाथों में केंद्रित हो जाए तो स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इस बात का डर हो जाता है कि राजा और सीनेट अत्याचारी कानून बनाने लगेंगे और उन्हें अत्याचारी ढंग से लागू भी करने लगेंगे। इसी तरीके से न्याय शक्ति को व्यवस्थापिका या कार्यपालिका से पृथक अगर नहीं किया जाता है तो स्वतंत्रता संभव नहीं हो सकती। न्याय शक्ति व्यवस्थापन शक्ति के साथ जोड़ देने पर प्रजा के जीवन में स्वतंत्रता नियंत्रित हो जाएगी और न्याय करने वाला ही कानून बनाने वाला भी बन जाएगा। यानी एक ही व्यक्ति के द्वारा अगर तीनों कार्य किए जाते हैं, व्यवस्थापन का कार्य, प्रशासन का कार्य और न्याय का, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी और राज्य के द्वारा मनमानी होने लगेगी। यह जो सिद्धांत था उसका तत्कालीन राजनीति पर बहुत प्रभाव पड़ा। अमेरिका के जो संविधान निर्माता थे वो भी इस सिद्धांत से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अध्यक्षात्मक शासन पद्धति को अपनाया भी। इसी तरह मेक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली आदि देशों के संविधानों में भी इस सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के पक्ष में कतिपय तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। वो तर्क कौन से हैं? उनमें पहला आता है निरंकुश और अत्याचारी शासन से रक्षा। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्तियों का विभाजन जो है वो इसलिए आवश्यक होता है कि एक ही व्यक्ति के हाथ में आ जाने का परिणाम ये होगा कि मनमाने तरीके से कानून बनाए जाएंगे और मनमाने तरीके से उनको लागू किया जाएगा। न्यायपालिका और विधानमंडल की शक्तियों का पृथक्करण भी आवश्यक है, क्योंकि मनमाने कानून नहीं बनाए जाएं और मनमाने तरीके से कानून की व्याख्या नहीं की जाए, इसके लिए 2 शक्तियों को मिलाने की व्यवस्था को समाप्त करना होगा। इसीलिए मॉन्टेस्क्यू चाहते थे कि तीनों अंगों को अलग अलग दायित्व सौंप दिए जाएं, अलग अलग कर दिया जाए, ताकि शक्तियों का केंद्रीकरण न होने पाए और निरंकुश और अत्याचारी शासन की स्थापना नहीं हो। दूसरा है कार्य विभाजन से श्रेष्ठ कार्य संपन्न। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो सरकार के कार्य क्षेत्र बहुत अधिक बढ़ गए हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को जब से अपनाया गया है तब से एक ही सत्ता से इस बात की आशा नहीं की जा सकती कि वह सभी कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकेगा। ऐसी स्थिति में अगर सरकार के तीनों विभाग अलग अलग अपने अपने कार्यों को संपादित करते हैं तो फिर श्रेष्ठ कार्य संपन्न होने का अवसर आएगा। तो ऐसे में अगर कार्यों का श्रेष्ठ रूप से मूल्यांकन करना है तो शक्तियों का विभाजन करना आवश्यक होगा। अगला है निष्पक्ष न्याय के लिए आवश्यक।
शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है उसे अगर अपनाया जाता है तो न्यायपालिका पर व्यवस्थापिका या कार्यपालिका का दबाव नहीं रहेगा, और जब न्यायपालिका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के दबाव से मुक्त होगी तो निष्पक्ष और स्वतंत्र न्याय कर पाएगी। तो यह सिद्धांत जो है वो न्यायपालिका की निष्पक्षता भी प्रस्तुत करता है। और अंतिम है अलग अलग योग्यताओं की आवश्यकता। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को इसलिए भी अपनाया जाना चाहिए कि सरकार से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए अलग अलग योग्यताओं की आवश्यकता होती है। एक आशंका रहती है कि एक श्रेष्ठ और सफल कानून निर्माता जो है वो असफल न्यायाधीश, और सफल न्यायाधीश असफल कानून निर्माता या प्रशासक हो सकता है। इसलिए अगर शक्ति पृथक्करण किया जाता है तो कानून निर्माता जो है वो व्यापक दृष्टिकोण वाला दूरदर्शी होगा, न्याय व्यवस्था वाला जो है वो निष्पक्ष और सत्य असत्य के बीच में भेद करने वाला होगा। तो इस प्रकार से अलग अलग व्यक्तियों का चयन होगा, और अलग अलग व्यक्तियों का चयन होने से शासन व्यवस्था जो है वो बहुत ही अच्छी प्रकार से संपन्न हो सकेगी। तो इस सिद्धांत के पक्ष में हमने कतिपय तर्क देखे। हालांकि इन तर्कों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है वो नितांत व्यवहारिक है, लेकिन वास्तव में यह सिद्धांत त्रुटियों से परिपूर्ण है। इसीलिए विभिन्न आधारों पर इसकी आलोचना की जाती है। आलोचना का पहला बिंदु आता है शक्तियों का पृथक्करण संभव नहीं। आलोचक ये मानते हैं कि सरकार जो है वो उसमें आंगिक एकता होती है। जिस तरह मनुष्य शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उसी तरह से शासन के अंग जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उन अंगों को पृथक नहीं किया जा सकता। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की अव्यवहारिकता को इस बात से भी स्पष्ट किया जा सकता है कि हालांकि अमेरिका में संविधान निर्माताओं के जो निर्माता थे वो इस सिद्धांत से बहुत प्रभावित थे, लेकिन वहाँ पर भी इसे पूर्ण रूप से अपनाया नहीं जा सका, पूर्ण रूप से पृथक्करण नहीं किया जा सका। अमेरिका की व्यवस्थापिका जो है वो कानूनों का निर्माण करती है और उसके साथ साथ राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्तियां और संधि की जाती है उस पर भी नियंत्रण रखती है, और महाभियोग लगाने का न्यायिक कार्य भी व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। इसी तरीके से कार्यपालिका का जो प्रधान होता है यानी राष्ट्रपति, वो कानूनों के संबंध में वीटो पावर रखता है, और न्यायिक क्षेत्र में अगर हम देखें तो न्यायाधीशों की नियुक्ति करने और क्षमादान का अधिकार भी उसे प्राप्त होता है। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय जो है वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए और लागू किए गए कार्यों की वैधानिकता की जांच करता है। तो इस अमेरिकी उदाहरण से हम ये कह सकते हैं कि व्यवहार में शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण करना संभव नहीं है। दूसरा आता है शक्ति पृथक्करण अवांछनीय। शक्ति पृथक्करण जो है वो वांछनीय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि व्यवस्थापिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उन्हें लागू करती है। इस प्रकार अगर देखें तो दोनों अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कानून निर्माण का कार्य इतना ज़्यादा जटिल है कि इस संबंध में आवश्यक ज्ञान उन्हीं लोगों का होता है जो शासन विभाग से जुड़े होते हैं। इसलिए उचित कानूनों के निर्माण के लिए व्यवस्थापिका को कार्यपालिका के सहयोग की हमेशा आवश्यकता होती है। तीसरा है ऐतिहासिक दृष्टि से गलत। मॉन्टेस्क्यू का ये मानना था कि उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन इंग्लैंड की तत्कालीन शासन पद्धति के आधार पर किया, लेकिन इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में कभी भी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया नहीं गया था। चाहे मॉन्टेस्क्यू के समय से लेकर आज तक के इंग्लैंड में देखा जाए तो वहाँ पर संसदात्मक शासन व्यवस्था ही प्रचलित रही है, और इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस सिद्धांत का ऐतिहासिक जो आधार मॉन्टेस्क्यू के द्वारा प्रस्तुत किया गया वह त्रुटिपूर्ण है।
नेक्स्ट है न्यायपालिका की कुशलता का अंत। यदि इस सिद्धांत को कठोरता से अपनाया जाए तो फिर यह सिद्धांत न्यायपालिका की निष्पक्षता और कुशलता का अंत कर देगा। इस सिद्धांत को अगर स्वीकार करते हैं तो न्यायाधीशों की नियुक्ति न तो कार्यपालिका के द्वारा होगी और न ही व्यवस्थापिका के द्वारा, बल्कि जनता के द्वारा न्यायाधीश चुने जाएंगे। और जनता के द्वारा चुने हुए न्यायाधीश, हम यह नहीं कह सकते कि वो पूर्णतः योग्य होंगे और पक्षपातपूर्ण निष्पक्ष तरीके से कार्य कर पाएंगे। उनके अंदर पक्षपात की भावना रहेगी और वो दलीय भावना से प्रेरित होकर कार्य करेंगे। तो ऐसे में न्यायपालिका की कुशलता का अंत हो जाएगा। और अंतिम आलोचना है, स्वतंत्रता के लिए शक्ति पृथक्करण जरूरी नहीं। यह विचार भ्रमपूर्ण है कि जनता की स्वतंत्रता के लिए शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का पालन जरूरी है। वर्तमान समय में ऐसा समझा जाता है कि मनुष्य की स्वतंत्रता के लिए शक्ति पृथक्करण की बजाय विधि के शासन और अधिकारों की संवैधानिक घोषणा जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा मानवीय स्वतंत्रता तो जनता के स्वयं जागरूक रहने से और स्वतंत्रता के प्रति मानवीय प्रेम होने पर ही आती है। तो शक्ति पृथक्करण जो सिद्धांत है उससे स्वतंत्रता की रक्षा नहीं होती। इस प्रकार ये जो आलोचनाएं हैं इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाना न तो संभव है और न ही वांछनीय है। हालांकि इस सिद्धांत की आलोचनाएं की गई, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि यह सिद्धांत पूरी तरीके से महत्वहीन है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का तात्पर्य अगर ये लिया जाए कि तीनों विभागों द्वारा एक दूसरे से कोई भी संबंध नहीं रखा जाना चाहिए तो यह सिद्धांत अपनाया नहीं जा सकता। लेकिन यदि हम यह कहें कि सरकार के 3 अंग जो हैं वो एक दूसरे के क्षेत्र में अनुचित हस्तक्षेप न करते हुए अपनी सीमाओं में रहते हुए अलग अलग अपना कार्य संपादित करें तो फिर यह सिद्धांत जो है वो न सिर्फ उपयोगी बल्कि आवश्यक भी हो जाता है। और इसीलिए मॉन्टेस्क्यू के द्वारा इसका एक नया स्वरूप जो है वो प्रस्तुत किया गया था, शक्ति पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत। तो अगर हम अमेरिका के संविधान में भी देखें तो वहाँ पर भी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के साथ नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया है। और यही कारण है कि इससे कोई भी एक अंग जो है वो निरंकुश नहीं होने पाता। यह सभी अंगों के बीच परस्पर तालमेल बैठाते हुए उनको उनकी सीमाओं में रखते हुए पूर्ण निरंकुशता को दूर करते हुए एक ऐसे संतुलन को स्थापित करती है जिससे कि सभी विभाग एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक नीति से कार्य कर सकते हैं।